हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 हमारी हिस्ट्री की किताब का 6वीं क्लास का। यहां पर इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं नए आइडियाज को। पुराने चैप्टर्स में मैं आपसे बहुत सारी चर्चा कर चुका हूं वर्णास के बारे में, वैदिक पीरियड्स के बारे में, चाहे आप बात करें उसको अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें या फिर आप लेटर वैदिक पीरियड की बात करें। यहाँ पर हम नई आइडियाज की बात करेंगे, नए सवालों की बात करेंगे और किस तरीके से जो वेदास में बिलीव नहीं करते थे उन नए अप्रोचेस देखें। यहां पर हम बुद्धिज्म, जैनिज्म, बुद्ध के जीवन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जगहें जैसे सारनाथ है, बोध गया है, या फिर एक बहुत ही शानदार कहानी जिससे आपको भी बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी, जो कहानी है आपकी किशा गौतमी की। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि बुद्ध, उनका ओरिजिनल नाम सिद्धार्थ है, जिनको हम आज गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, और इन्होंने ही बुद्धिज्म की नींव रखी या बुद्धिज्म को शुरू किया आज से 2500 साल पहले। तो हमेशा की तरह मैं आपको फिर से एक लाइन डायग्राम बना के दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर हम बैठे हैं 2020 में और यहाँ पर ये 0 है। हम यहाँ की बात कर रहे हैं लगभग 500 साल और, मतलब 500 BC के आसपास आप देखेंगे बुद्धिज्म जो है वो आपके सीन में आना चालू हो जाएगा। नई नई सिटियां आ रही थी, उसके साथ जो जीवन है, जीवन में भी बदलाव आ रहे थे, गांव बदल रहे थे और चीजें एक्सपैंड हो रही थी। गांव का जीवन भी बदल रहा था। आप देखेंगे वर्ण सिस्टम, मैंने बताया कितना ज्यादा सॉलिडिफाई हो रहा था, रिजिडिफाई हो रहा था। वहीं पे हमने वज्जी जो गना या संघ है उसकी बात की थी। हमने बात किया था किस तरीके से रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स होती थी। वहां मैंने बताया था जो मल्ल एक महाजनपद है, वहां के गना या फिर वहां के जो गण है, एक स्मॉल गण है शाक्य नाम का, उससे बिलोंग करते थे आपके बुद्ध। ये एक क्षत्रिय थे और इन्होंने काफी यंग उम्र में ही, काफी आप कह सकते हैं इनकी शादी हुई थी, शादी होने के बाद 29 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा, पूरे जो भी सुख सुविधाएं थी, अपना महल था, सब छोड़ दिया और वहां से जाके वो भटकने लगे, सत्य की तलाश में मेडिटेट करने लगे। और उन्होंने रियलाइज किया, उन्होंने जब एक पीपल के पेड़ के नीचे मेडिटेशन करके ज्ञान अर्जित किया, जब उनको वो नॉलेज मिलती है, वो रियलाइजेशन होता है जिसको हम कहते हैं एनलाइटनमेंट, ये उनको होता है बोध गया में। तो एनलाइटनमेंट जो होने वाला है वो आपका होने वाला है बोध गया में। आप बोध गया यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, जो आज के समय है आपका बिहार में। तो बोध गया में इनको एनलाइटनमेंट होता है और वहां से इनको कहना चालू होता है बुद्धा। उनको वहां से कहलाते हैं बुद्धा या फिर वाइज मैन या वाइज वन। तो जो समझदार या वाइज है उसको आप बुद्धा कहते हैं। और ये कहानी शुरू होती है बोध गया से, पीपल के पेड़ के नीचे से। उसके बाद वो वहां से मूव करते हैं और सारनाथ आते हैं। सारनाथ आकर जो वाराणसी के पास में है वहां पर आकर ये अपना पहला सरमन देते हैं और पहली बार जो उन्हें ज्ञान प्राप्त किया है उसको पढ़ाना चालू करते हैं, उसका विस्तार चालू करते हैं, प्रीचिंग चालू करते हैं। फिर उसके बाद उनका जो जीवन है वो ट्रैवलिंग में गुजरता है। वो लगभग ये माना जाता है कि 28 किलोमीटर पर डे वॉक किया करते थे और जहां जो मिलता था उसको ज्ञान देने लगते थे, उसको सिखाने लगते थे। इस तरीके का अप्रोच था बुद्धा का। ही वॉज ओनली इन्वॉल्व इन टीचिंग, ही यूज्ड टू ट्रैवल एंड ही यूज्ड टू टीच। और फाइनली बुद्धा की डेथ होती है कुशीनगर में और ये महापरिनिर्वाण कहा जाता है इसको, जब ये जाके इनको निर्वाण मिल जाता है और बुद्धा की डेथ हो जाती है। बुद्धा के जीवन से अगर हम टेक अवेज लें, जो इंपॉर्टेंट टीचिंग्स उन्होंने दी है वो दी है सफरिंग और अनहैप्पीनेस जो है वो जीवन में भरी हुई है। लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस। अब देखिए हम तैयारी कर रहे हैं, अगर हम कोई पर्टिकुलर टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते हैं तो हम काफी निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और भी तमाम चीजें हैं। सफरिंग्स तो हैं जिंदगी में, हर दिन आप उठते हैं और हर दिन आप देखते हैं कितनी सारी सफरिंग्स है। फिर आप देखते हैं क्रेविंग्स भी हैं, डिजायर्स भी हैं। आज आपको ये खाना है, आज आपको वो खाना है, उस तरीके की क्रेविंग्स होती हैं, डिजायर्स होती है, ये चाहिए, ये वाली गाड़ी चाहिए, ये वाले कपड़े चाहिए। ये सब भरा हुआ है जीवन में। अक्सर जो फुलफिल नहीं हो पाती वो ज्यादा परेशान करती है, हमें परेशानी है, और उसको हम कहते हैं प्यास या थर्स्ट या फिर तन्हा। इसको कहा जाता है बुद्धा के द्वारा थर्स्ट या फिर तन्हा। बुद्धा ये बोलते हैं कि इन चीजों से बचने के लिए, इन क्रेविंग्स को आपको अगर अलग करना है, अपने जीवन से दूर करना है, तो उसके लिए रास्ता है मॉडरेट। ना आपको ज्यादा एक्सट्रीम एंड पे जाना है, ना आपको माइनस इन्फिनिटी पे जाना है, ना आपको प्लस इन्फिनिटी पे जाना है। आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करके रखना है जीरो पे। उसको कहते हैं मध्यम मार्ग। इसको आप याद रखिए, अगर आपके एथिक्स है, एथिक्स में भी काफी काम आता है, और भी बहुत सारी जगह आपकी पर्सनल लाइफ में भी काफी इंपॉर्टेंट है ये मॉडरेशन या फिर एक मध्यम मार्ग लेना। इंपॉर्टेंट चीजें जो बुद्धा ने हमें सिखाई वो ये है कि सबके जीवन का आपको सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ अदर्स। चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, कोई भी चीज हो, चाहे छोटे से छोटा जीव जंतु हो। साथ में उन्होंने बात की कर्मा की। उन्होंने ये कहा कि आपके जो अच्छे या बुरे कर्म हैं ये आपके जीवन को असर डालते हैं, इस जीवन पे भी और आने वाले जीवन पे भी। इन दिस लाइफ एज वेल एज दी नेक्स्ट लाइफ योर कर्मास हैव अ डीपर इम्पैक्ट। ये चीज भी बुद्धा ने हमें बताई।
ये एनकरेज करते थे लोगों को कि वो सामान्य जीवन जिए, सवाल पूछें लोगों से हर चीज के बारे में, एक रैशनलिस्ट अप्रोच रखें, ना कि सिंपली मान ले किसी ने कुछ कहा तो आपने मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रैशनलिस्ट अप्रोच की बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। सिर्फ आपको सुन के मान नहीं लेना, आपको उसके ऊपर सवाल पूछने हैं और आपको रैशनल होना है। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये पिक्चर आपके राइट हैंड साइड, ये सारनाथ के स्तूपा की है। यहाँ पर माना जाता है कि बुद्ध के रिमेन्स रखे गए हैं और ये स्तूपा जो बनाया गया है उसके ऊपर बना दिया गया है। सारनाथ आपको मैंने बताया ये ऐसी जगह थी जहां पे बुद्ध ने पहली बार अपना सरमन दिया, यहां से ही बुद्ध ने टीचिंग चालू की थी। बुद्ध जो है हमेशा प्राकृत लैंग्वेज में पढ़ाते थे, जो कि लैंग्वेज थी कॉमन लोगों की, ऑर्डिनरी लोगों की। आप समझ सकते हैं कि अगर ऑर्डिनरी लैंग्वेज में वो पढ़ाएंगे, ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, तो एक बेहतर सोशल बेस डेवलप कर पाएंगे, ज्यादा लोगों को उनकी बात समझ में आएगी, टीचिंग समझ में आएगी। और यही बहुत बड़ी वजह थी जिससे बुद्धिज्म इतने ज्यादा तादाद में फॉलो किया जाता था। एक समय ऐसा आया कि मौर्य वंश का सबसे ताकतवर सम्राट अशोक, उसने भी कहीं ना कहीं बुद्ध की लाइंस पे को फॉलो किया और बुद्धिज्म अपनाया। अब मैं बहुत ही शानदार स्टोरी के बारे में बात करने वाला हूँ। ये पर्सनली मेरी लाइफ में भी काफी इंपैक्ट डाला है, आप भी सुनेंगे तो आपको भी काफी अच्छी लगेगी। एक महिला होती है, एक औरत होती है, उसका नाम था किशा गौतमी। उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, उसका बेटा मर जाता है, द सन डाइज। वो अपने बच्चे को गोद में लेकर दौड़ी दौड़ी बुद्धा के पास आती है और बुद्धा से कहती है, हे बुद्ध, आप बहुत ही शक्तिशाली हैं, आप बहुत समझदार हैं, आप मेरे इस बच्चे के लिए जीवन दान दे दीजिए, फिर से इसका जीवन लौटा दीजिए, इसका जीवन वापस आ जाए, इसको फिर से जिंदा कर दीजिए। बड़ी परेशान थी वो महिला, परेशानी में इतनी परेशान, रो रो के बुरा हाल। बुद्ध के पास पहुंची, बुद्ध ने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे में जान डाल दूंगा, बिल्कुल फिक्र मत करो, जाकर एक कटोरी सरसों के दाने ले आओ, जिसको हम राई कहते हैं। राई के दाने सब्जी वगैरह बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा जाओ किसी भी घर से राई के दाने ले आओ, पर अपने घर से नहीं लाना। तो औरत सोची बहुत आसान सी बात है, मैं ले आऊंगी तो मेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा। वहां पर फिर बुद्ध एक कंडीशन रखते हैं, वो ये कहते हैं जो तुम राई का दाना लाने वाली हो वो ऐसी जगह से लाना, ऐसे घर से लाना, ऐसे कुटुंब से लाना, ऐसे परिवार से लाना जहां पे कभी मृत्यु ना हुई हो, जहां पर कोई मरा ना हो। किशा गौतमी जाती है दौड़ी दौड़ी कटोरा लेके, हर घर में जाती है, पूछती है, कहती है भाई साहब मुझे थोड़े से राई के दाने दे दीजिए, थोड़ी सी मस्टर्ड सीड दे दीजिए, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, मेरे बेटे को जिंदा कर दिया जाएगा। जैसे ही वो कटोरी आगे करती है, वो राई के दाने डालने वाले होते हैं, फिर वो पूछती है कि आपके यहाँ किसी की मौत हुई थी? तो बोलते हैं हाँ बहन जी, थोड़े साल पहले मेरे दादा की मौत हो गई, दादा मर गए। किसी और घर गई तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पिताजी मर गए। किसी और के घर गए, उन्होंने कहा मेरी माँ मर गई। किसी और के घर गए तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन मर गई या मेरी बेटी मर गई। इस तरीके का उसको पूरे गांव में एक ऐसा घर नहीं मिला जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो खाली कटोरा लेके बुद्ध के पास आती है और बुद्ध के चरणों में गिर जाती है। बुद्ध के चरणों में गिरकर वो बोलती है, महाराज मैं आपकी बात समझ गई, अगर जीवन है तो मृत्यु है। इस तरीके से बुद्ध समझाते थे, इस तरीके से बुद्ध टीचिंग्स देते थे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से एक्टिविटीज करवा के आपको समझा देते थे कि मतलब क्या है जीवन का। उसी के साथ बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि ये बुद्धिज्म जैसे नए आइडियाज और जैनिज्म जैसे नए आइडियाज आ रहे हैं। दूसरी तरफ उपनिषद डेवलप होंगे। उपनिषद को कहा जाता है फर्दर डिस्कशंस ऑन वेदास, और ये जो डिस्कशंस होते हैं इसका उपनिषद का जो मूल शब्द है या फिर मूल मतलब है इसका ये है कि जो ऋषि हैं या जो आपके सेज हैं या जो आपके गुरु हैं उनके पास बैठ के सुनना। जो आप अभी कर रहे हैं या फिर हम जनरली करते हैं, हम टीचर के पास बैठते हैं और उनकी बात सुनते हैं, ये सही मतलब है उपनिषद का। ये लेटर टेक्स्ट मानी जाती हैं वेद की जो चर्चाएं होती हैं वो उपनिषद में होती है। लगभग 108 के आसपास उपनिषद है जिसमें अलग अलग थिंकर्स ने बातें बताई, यूनिवर्स के बारे में बातें हैं, आत्मा के बारे में बातें हैं, किस तरीके से सोल होता है। आत्मा के बाद बात करेंगे ये आपके ब्राह्मण के बारे में या ब्रह्म के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सल सोल है जो कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, जो शंकराचार्य की हम बात करेंगे कि आप सबके अंदर ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। ऐसी चर्चाएं होने लगी उपनिषद के टाइम पे, जो लेटर वैदिक पीरियड कहलाता है। इसमें पहले मैंने आपको बताया कि अर्लियर वैदिक पीरियड में ऋग्वेद आएगी, फिर उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में आपकी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। फाइनली आप देखेंगे कि उपनिषद डेवलप होना चालू हो जाएंगे। उपनिषद थिंकर्स में एक खास बात यह थी कि अधिकांश जो थिंकर्स थे आपके वो मेन थे, और जनरली ब्राह्मण या राजास। तो आप ये समझिए कि जो अपर क्लास है आपकी वर्नास की, जो 2 अपर सेक्शंस है वर्नास के, वही डेवलप कर रहे थे आपके उपनिषद। पर कहीं कहीं ऐसा देखा गया कि जो विमेन थिंकर्स हैं उनका भी कुछ ना कुछ योगदान, कुछ ना कुछ थोड़ा सा शेयर है उपनिषद डेवलप करने में, जिसमें एक काफी पॉपुलर नाम आता है गार्गी। इन्होंने भी काफी एडिशंस किए जो कि रॉयल कोर्ट से बिलोंग करती थी, और इनने भी डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया और ये तमाम चीजें उपनिषद के लिए की।
जो पुअर पीपल थे, जो गरीब आदमी है, चाहे शूद्र है या फिर और भी तमाम लोग, वो कभी इन डिस्कशंस में पार्टिसिपेट ले ही नहीं पाते थे। कुछ लोग अलाउड नहीं थे या फिर कुछ लोगों के पास उस लेवल का इंटेलेक्ट नहीं था कि वो डिस्कशन में जुड़ पाए। एक और बहुत अच्छी कहानी ये दिखाई गई है, सत्यकामा जम्बाला, जो एक स्लेव, उसकी जो मदर थी वो स्लेव थी जम्बाला नाम से, जम्बाली नाम से, और उसके ऊपर उनके पुत्र का नाम पड़ा सत्यकाम जम्बाला। उसको गौतम ऋषि जो है, जिनने न्याय फिलॉसफी को बनाया है, या फिर न्याय फिलॉसफी के रचयिता, न्याय का मतलब होता है लॉजिक, तो न्याय फिलॉसफी के जो रचयिता है या फिर जिनने डेवलप की, उनको गौतम ऋषि कहते हैं। और गौतम ऋषि के अंडर इन्होंने एज अ शिष्य, एज ए डिवोटी काम किया। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपके गौतम ऋषि हैं और यहाँ पर आपके ये सत्यकाम जम्बाला, जो कि स्लेव के बेटे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसी भी कहानियां जहाँ पर स्लेव्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। फिर उपनिषद को फर्दर डेवलप करने में बहुत बड़ा हाथ है आपके शंकराचार्य का, जिसने बताया था अद्वैत के बारे में, जिनने बताया था अहम ब्रह्मास्मि, सब में ब्रह्म है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टीचिंग है जो शंकराचार्य ने हमारे साथ शेयर की। अब एक और कहानी दी गई है किताब में। आप सोचेंगे इस किताब में कितनी सारी कहानियां दी गई हैं, लेकिन हर कहानी का कहीं ना कहीं एक गहरा टच है, गहरा एंगल है जो आपको समझ में आएगा। इस स्टोरी में बात की जाती है, दो ब्राह्मण बैठ के खाना खा रहे थे। एकदम एक भिखारी आता है और कहता है कि हे मुनि, मुझे आप खाना दीजिए। तो मुनि उनसे कहते हैं कि मेरे पास खाना नहीं है तुम्हारे लायक। तो वो ब्राह्मण पूछता है कि आप किसकी पूजा करते हैं, आप किस ईश्वर को मानते हैं। जो मुनि होते हैं, जो सेजेस होते हैं, वो बोलते हैं वी वर्शिप द यूनिवर्सल सोल, हम उस ब्रह्म का की पूजा करते हैं जो आत्मा सब में है। जब तो फिर वो बेगर बोलता है कि अगर आप उस ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं या फिर उस सोल की पूजा कर रहे हैं जो सब में है, तो वो सोल मेरे अंदर भी है। तो अगर आप मुझे खाना डिनाई कर रहे हैं, आप मुझे खाना नहीं दे रहे, मतलब आप उस ब्रह्म को खाना नहीं दे रहे। इस तरीके की बात उस बेगर ने की, और ये चर्चा आपकी चंदोद्य जो उपनिषद है उसमें इस बात की चर्चा है। ये स्टोरी जो है वो वहां से आई है। पनीनी जो आपके कंटेम्परेरी थे बुद्ध के और वर्धमान महावीर के, उन्होंने ग्रामर निकाल दी संस्कृत की प्रॉपर एक ग्रामर बना दी गई, जिससे वॉबल्स और कॉन्सोनेंट्स को उन्होंने अरेंज किया एक स्पेशल ऑर्डर में, एक प्रॉपर फॉर्मूला बना दिया। जैसे अलजेब्रा में होता है उसी तरीके से लैंग्वेज के लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला तैयार किया, रूल्स तैयार किए लैंग्वेज के लिए, जिससे लगभग 3000 के आसपास इन्हें संस्कृत के रूल्स निकाल दिए थे पनीनी ने। फाइनली अब हम बात करेंगे एक सेकंड न्यू आइडिया की। जैसे हमने बुद्धिज्म का डिस्कशन किया, वैसे ही जैनिज्म। अब जैनिज्म में हम कुछ बातें समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो 24वें तीर्थंकर थे, 24th तीर्थंकर ऑफ जैनास, जिनका नाम था वर्धमान महावीर। जैसे बुद्ध है वैसे ये भी क्षत्रिय वंश को बिलोंग करते थे। और जो हमने वज्जी संघ के बारे में पढ़ा, वज्जी संघ के लिच्छवीस एक ग्रुप है, वहां से ये बिलोंग करते थे। ये 30 ईयर्स की उम्र में ये भी घर छोड़ देते हैं, जंगल में घूमते हैं, और 12 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको हम कहते हैं एनलाइटनमेंट। जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये बन जाते हैं जिन। जिन का अर्थ होता है वो आदमी जो सबसे जीत चुका। सबसे अर्थ है आपकी जो डिजायर्स है, आपकी जो टेम्पटेशंस है, सबसे आपने जीत पा ली हो, कॉन्कर कर लिया, कॉन्करर ऑफ ऑल, उसको आप जिना कहते हैं या जैन कहते हैं। इनकी डॉक्ट्रिन जो थी, इनका जो सिखाने की जो बेसिक चीजें थी, बेसिक टेनेट्स जो थे, वो बड़े सिंपल थे। पहला कि आप घर छोड़ दीजिए, यू मस्ट लीव योर होम्स। उसके बाद आप अगर घर छोड़ रहे हैं, चाहे मैन है या वुमेन है, आपको अहिंसा करना है। आपको जानवर किसी की भी जान नहीं लेनी, आपको स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना है अहिंसा का। आप देखें आज भी कहीं ना कहीं जो जैन मुनि होते हैं वो उस चीज को फॉलो करने का प्रयास करते हैं कि उनसे कोई ऑर्गेनिज्म किल ना हो जाए। उसके बाद आप देखेंगे कि हर जो जीव जंतु है, हर जीव जंतु को अपने जीवन से प्यार है, सबको अपने जीवन को लंबा रखने का प्रयास करते हैं, सब मरने से डरते हैं। और हमें ऐसा ही करना चाहिए, हमें सबके जीवन का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सबको सबका जीवन प्यारा होता है। और यहां से आता है आपका अहिंसा। अहिंसा का यहां से रिलेशन है। और जैसे बुद्ध ने प्राकृत में पढ़ाया था, प्राकृत भाषा जो सामान्य लोगों की भाषा है, लोकल लैंग्वेज है, उसमें पढ़ाया था, उसी तरीके से जैन में आप देखेंगे जो आपके वर्धमान महावीर है, वो भी आपके प्राकृत लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। मगध के आसपास के इलाके में जो प्राकृत लैंग्वेज बोली जाती है उसको आप कहते हैं मगधी। तो ये भी प्राकृत लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, जो कि कॉमन लैंग्वेज है आम लोगों की। और महावीर ने भी और बुद्ध ने भी आपके प्राकृत में ही पढ़ाया। अब मैं जैसे आपको बता रहा था कि जैन का मतलब जो आदमी कॉन्कर कर लेता हर चीज को, वो जैन होता है। आपको अपने दुश्मनों को कॉन्कर नहीं करना, आपको अपने डिजायर्स को, टेम्पटेशंस को कॉन्कर करना है। आपको सिंपल लाइफ जीनी है, आपको बेगिंग करनी है फूड के लिए, आपको खाने के लिए भिक्षा मांगनी, जिससे आप हम्बल हो जाते हैं। आपको चुराना नहीं है, आपको सेलिबसी ब्रह्मचर्य का पालन करना है।
और आपके पास जो भी है, जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज है या फिर जो भी धन धान्य है, उस सब का आपको त्याग कर देना, सब आपको गिव अप कर देना। चाहे आपके कपड़े हैं तो आपको उनको भी गिव अप कर देना। आपके अपने पास कोई भी बिलोंगिंग्स नहीं रखनी है। ये आपके जैन की टीचिंग्स थी। जैनिज्म में ये पर्टिकुलर चीजें की गई। अब जैन्स में बेसिकली आप देखेंगे ट्रेडर्स ने इसको फॉलो किया, पर फार्मर्स इसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि फार्मर्स को कहीं ना कहीं इंसेक्ट्स को मारना पड़ेगा, तभी वो अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर इनके जो मीन्स और एंड्स हैं ये अलग अलग है। अगर फार्मर्स इंसेक्ट्स को नहीं मारेंगे तो इंसेक्ट उनके क्रॉप को खा लेंगे, जिससे फार्मर्स को लॉस होगा। इसीलिए फार्मर्स फॉलो नहीं करते जैनिज्म को, पर ट्रेडर्स जो है वो काफी ज्यादा तादाद में जैनिज्म को फॉलो करते हैं। आप देखेंगे 100 साल बाद भी जैनिज्म स्प्रेड हो रहा है, और आज भी नॉर्थ इंडिया के आसपास के इलाकों में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में काफी ज्यादा हद तक जैनिज्म आपको मिल जाएगा। फिर जो टीचिंग्स थी जैनिज्म की वो लिखी गई आपकी वल्लभी में, गुजरात में यहाँ पे स्टोर है, एक किताब में लिख के उनको स्टोर किया गया। ये लगभग 1500 साल पहले, मतलब आप समझ सकते हैं जो क्राइस्ट है, क्राइस्ट के बर्थ के 0 से या 500 एडी के आसपास ये चीजें लिखी गई होंगी, और यहां से वल्लभी में टीचिंग्स बुद्धा जो महावीर हैं उनकी टीचिंग्स को स्टोर कर लिया गया। अब हम बुद्धिज्म के बारे में एक और कदम आगे बढ़ाते हैं और गहराई से समझते हैं पूरा फंक्शन। तो आप चाहे बात करें महावीर की या बुद्ध की, दोनों के केस में जो आपको घर तो छोड़ना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी कि अगर आपको इस रास्ते पे आगे बढ़ना है तो यू विल हैव टू लीव योर होम। और जो अपना घर छोड़ते थे और सच की तलाश में, जो ट्रू नॉलेज के गेन करने के लिए आगे बढ़ते थे, उनको साथ में रहना पड़ता है। और साथ में रहते थे जब, तो वो उस एसोसिएशन को आप संघ कहते हैं। संघ में आप अपना घर बार छोड़ाते हैं और एक संघ बनाकर, एक ग्रुप बनाकर रहते हैं। बुद्धिस्ट संघ के बारे में एक किताब है विनय पिटक, उसमें लिखा गया कि किस तरीके से आपको जीवन यापन करना है, क्या रूल्स हैं, एक सेट ऑफ रूल्स हैं आपके संघ में रहने के, वो आपको दिए गए हैं विनय पिटक में। एक सेपरेट ब्रांच बनाई जाती थी। आप देखेंगे मेन और वुमेन के लिए सेपरेट ब्रांच है, और सारे मेन, ऑल मेन कुड ज्वाइन द संघ। मेन के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन अगर किसी बच्चे को ज्वाइन करना है संघ तो उसको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। किसी स्लेव को अगर संघ को ज्वाइन करना है तो उसको अपने मास्टर से परमिशन लेनी होगी। किसी वाइफ को अगर संघ ज्वाइन करना है तो उसको अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी होगी। अगर किसी ने उधार लिया है तो उस डेटर को अपने क्रेडिटर से परमिशन लेनी होगी। इस तरीके के रूल्स बनाए गए थे बुद्धा के द्वारा। और जो मेन और वुमेन है उनका जो जीवन होगा संघ के अंदर, वो काफी सिंपल जीवन होता था। वो अक्सर अपना टाइम मेडिटेशन में गुजारते थे। उनका मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्पेंड होता था वो मेडिटेशन में होता था। फिर आसपास एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे वो जाते थे गांव में, और गांव में एक फिक्स टाइम पर जाके भिक्षा मांगते थे। भिक्षा मांगना, भीख मांगने से ही ये शब्द निकलता है भिक्षु। ये प्राकृत शब्द है बेगर के लिए। जो बेगर होता है, जो भिखारी होता है, उसका प्राकृत शब्द है भिक्षु या भिक्षुनी। ये दो शब्द वहां से निकल कर आते हैं। अब हम बात करें ये किस तरीके से आगे अपनी टीचिंग्स को एक्सपेंड करते थे। तो ये एक दूसरे को पढ़ाया करते थे, साथ में एक दूसरे की मदद भी किया करते थे। अगर किसी भी तरीके का विवाद, किसी भी तरीके का क्वारल होता था संघ के अंदर, तो वो मीटिंग्स करके उस चीज का सॉल्यूशन निकाला करते थे। संघ को ज्वाइन करने के लिए ब्राह्मण्स भी आए, क्षत्रिय, मर्चेंट्स हैं, लेबर्स, बार्बर्स, कोर्टिसंस और स्लेव्स, तमाम तरह के हर तरीके के ऑक्यूपेशन, हर तरीके के पेशे वाले लोग संघ को ज्वाइन करते थे। बहुत सारे लोगों ने बुद्ध के बारे में लिखा, बहुत सारे लोगों ने बहुत सुंदर कविताएं लिखी वहां के संघ के जीवन के बारे में, किस तरीके से वो संघ में रह रहे हैं, और अपने जीवन को डिस्क्राइब किया उन्होंने। फिर जैसे जैसे ये पूरा जो काम था ये केव्स में है, और ये मूवमेंट करते रहते थे, घूमते रहते थे, एक ही काम था इनका, बुद्धा का जो मैसेज है उसको स्प्रेड करना। धीरे धीरे मॉन्क्स और नन्स को इंपॉर्टेंट समझ में आया मोनेस्ट्रीज का, और उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट बनाना चालू कर दिया। आपने सुना होगा तिब्बत में जो लहासा करके एक मोनेस्ट्री है, उस तरीके की मोनेस्ट्री एक परमानेंट सेटलमेंट बनाना चालू कर दिया। जो विहार होते हैं, विहार का अर्थ होता है जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आप बसते हैं, वो बनाई गई लकड़ी के द्वारा और ईंटों के द्वारा। कहीं कहीं आप देखेंगे केव्स भी आपको मिलेंगे कि पहाड़ में, चट्टान में गड्ढा खोद के उसमें रहने के लिए व्यवस्था बनाई गई। जो वेस्ट इंडिया में आप काले केव्स के बारे में आपने सुना होगा, वो काफी पॉपुलर एग्जाम्पल है इस चीज का। अक्सर ये देखा जाता था कि जहां पे भी मोनेस्ट्री बनाई जा रही, वो जो जमीन है वो किसी धनवान आदमी के द्वारा डोनेट की जाती थी, चाहे वो राजा हो या मर्चेंट हो या कोई लैंडलॉर्ड है, उस तरीके से ये चीजें डोनेट कर दी जाती थी। और वहां पे फिर बनता था इनका विहार और चैत्य, जहां पे वो रहते भी थे और पूजा भी करते थे। जो आसपास के लोग थे वो उनके लिए तोहफे लेकर आते थे,
कपड़े, दवाइयाँ, ये तमाम चीजें लेकर आते थे और इसके बदले में ये जो आपके नन्स हैं या फिर मॉन्क्स हैं, ये उनको टीचिंग्स देते थे, ये उनको सिखाते थे। ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं काले केव के बारे में जो मैं चर्चा कर रहा था वेस्टर्न प्लेस में। ये आप देखिए, ये काले केव जो है महाराष्ट्र में, यहाँ आप डिजाइन देख सकते हैं। यहाँ पर सेंटर में ये जो है ये एक स्तूपा है पीछे, ऐसा माना जाता है, और यहाँ पे होती थी आपकी मेडिटेशन। और इसके अलावा ये विहार है, यहाँ पे आपको रहने के लिए जगह थी। उसके बाद आप देखेंगे मेन काम जो था, जो मॉन्क्स एंड नन्स है वो मोस्टली मेडिटेशन में ही अपना पूरा टाइम गुजारा करते थे। अब एक और तरीके से आप देखें, हमने वहां पे बात की थी उपनिषद की, उसी के बाद आप देखेंगे ब्राह्मणिक सिस्टम में आश्रम एक नई आइडियोलॉजी या फिर एक नया सिस्टम जुड़ के आ गया। उस आश्रम में यह माना जाता था कि हमारा जो जीवन है, द लाइफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्टेजेस। दोज 4 स्टेजेस वर कॉल्ड 4 आश्रम्स। तो ये 4 स्टेजेस को 4 आश्रमों में बांट दिया गया। पहला आश्रम जो है उसको ब्रह्मचर्य कहा जाता था। ब्रह्मचर्य का अर्थ है आप पहले नॉलेज लेंगे, चाहे आप वेदास की स्टडी करेंगे, अगर आप क्षत्रिय हैं तो आप फाइटिंग वगैरह सीखेंगे, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। ब्रह्मचर्य के दौरान आपका एजुकेशन कंप्लीट होगा। गृहस्थ जीवन में आप जब आ जाते हैं, जब आप मैरी करते हैं, जब आप शादी करते हैं और आप एक घर में रहने लगते हैं, तो वो लाइफ होती है आपकी गृहस्थ जीवन। उसके बाद आप जंगल की तरफ प्रस्थान करेंगे और वहां पे आप मेडिटेशन चालू कर देंगे, उसको कहेंगे वानप्रस्थ। वान या वन का अर्थ होता है जंगल, और प्रस्थ मतलब प्रस्थान, मतलब आप जंगल की तरफ बढ़ जाएंगे, वो है आपका वानप्रस्थ। और फाइनली जो 4th स्टेज है, जिसमें आप कहते हैं संन्यास, इसमें आप हर चीज को त्याग देंगे, आप हर चीज को छोड़ देंगे, पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ जाएंगे, उसको कहते हैं संन्यास। तो 4 आश्रम जो है मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम जो है जिसमें डिवाइड कर दिया गया पूरी लाइफ को, या फिर स्टेजेस ऑफ लाइफ को 4 आश्रमों में बांट दिया गया। जो सिस्टम ऑफ आश्रम है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो मेन थे, मेन अक्सर वेद पढ़ते थे, और वेद पढ़ने के साथ साथ वो अपने जीवन का बहुत मुख्य पार्ट मेडिटेशन में लगा सकते थे। लेकिन वुमेन को वेद पढ़ना अलाउड नहीं था। साथ में वो आश्रम का तभी पालन कर सकती थी, तभी फॉलो कर सकते थे जब उनके हस्बैंड उनको बोले। जो आश्रम उनका हस्बैंड चुनने वाले हैं वही वाइफ को फॉलो करना होता था। अब जैसा कि हम एक इंटरनेशनल बैकग्राउंड के बारे में हमेशा डिस्कस करते हैं, पिछले लेक्चर में हमने बात की एथेंस और ग्रीस की, यहाँ पर हम बात करने वाले ईरान की। ईरान में जोरास्टर नाम से एक प्रॉफिट थे। प्रॉफिट आप समझते हैं, जैसे आपके प्रॉफिट मोहम्मद, उस तरीके से प्रॉफिट जोरास्टर में ईरान में एक प्रॉफिट थे। उनकी जो टीचिंग्स थी उसको आप कहते हैं, एक बुक में लिखी गई, उसको कहते हैं अवस्था। और उन्होंने जो रिलीजन या फिर उन्होंने जो टीचिंग दी उसको आप कहते हैं जोरास्ट्रियनिज्म, उनकी जो फिलॉसफी थी पर्टिकुलरली। और बिल्कुल वो वेदास जैसा सिमिलर माना जाता है, उसकी जो लैंग्वेज है और उसमें जो प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब की गई है वो लगभग वेदास जैसी ही है। इसमें मैक्सिम्स थे बहुत सारे, जैसे हमारे वेदास में हाइम्स हैं वैसे यहाँ पे मैक्सिम्स थे। और यहाँ मैक्सिम में कहा जाता था गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। अच्छा सोचो, अच्छे शब्द बोलो और अच्छे कर्म करो, इस तरीके की बातें बोली जाती थी। और ये जो वर्सेज हैं जेंट अवस्था से, एक वर्ष यहाँ पर लिखा है कि लॉर्ड, हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं सत्य का राज हो, अच्छी चीजें सोच पाऊं, और इसके साथ में वन शैल क्रिएट अ पीसफुल एंड ट्रैंक्विलिटी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, मतलब इन सारी चीजों से, सत्य से, अच्छी सोच से इंसान शांति बना पाए और शांति को और अमन को कायम रख पाए। तो इस तरीके की बातें लिखी हैं इस किताब में जिसका नाम है अवस्था, और जो जोरास्टर ने लिखी है। इनकी फिलॉसफी को जोरास्ट्रियनिज्म कहते हैं, जो कि एक मेजर रिलीजन था एक समय पे ईरान का। ईरान का मेजर रिलीजन था जोरास्ट्रियनिज्म। थोड़े समय बाद जैसे जैसे इस्लाम एक्सपैंड हुआ तो जोरास्ट्रियनिज्म कम हो गया, फिर उसके बाद ये माइग्रेट होकर आते हैं, और आज के समय आप देखेंगे गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास के इलाके में ये बसे हुए हैं। इनको आज के समय में आप कहेंगे तो ये पारसी, या पारसी के जो एंसेस्टर्स थे वही जोरास्ट्रियंस कहलाते थे। अब एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें डिस्कस करना जरूरी है, मैच द कॉलम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात करेंगे तमाम स्कूल जो है फिलॉसफी की। पहली स्कूल जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, ये गौतम ऋषि के द्वारा दी गई न्याय। फिर आप देखेंगे विशेषिका, फिर मीमांसा, वेदांता, सांख्य और युग। यहां पर आप देखिए न्याय में मैंने आपको बताया था कि लॉजिक की बात की जाती है, एनालिटिकल फिलॉसफी की बात की जाती है। जो आपकी विशेषिका स्कूल है फिलॉसफी की, वो दी गई थी ऋषि कनट के द्वारा। इसमें बात की जाती है कि एटम्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और कॉन्शियसनेस के भी बिल्डिंग ब्लॉक्स एटम्स ही होते हैं। फिर तीसरी जो स्कूल है मीमांसा, वो दी गई थी जैमिनी के द्वारा। ऋषि जैमिनी ने ये क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन करके बताया यहाँ पर वेदास का, और काफी गहराई से एनालाइज किया
वेदांता, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये शंकराचार्य के द्वारा दी गई, जो ऋषि शंकराचार्य थे उनने इसकी चर्चा की, वेदांता की। इसमें क्या वेदास का एसेंस है ये डिस्क्राइब किया गया है। सांख्य कपिल ऋषि के द्वारा दी गई थी, जहां पे कॉन्शियसनेस और मैटर की बात की जाती है, और योग पतंजलि के द्वारा दी गई थी, जहां पर मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन, सोच के बारे में, किसी चीज के ऊपर मंथन करना, चर्चा करना, इसके बारे में बात की गई थी। ये मैंने आपको बॉक्स में जो जहां जहां से ओरिजिन हुआ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। अब हम बात करने वाले हैं 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी के बारे में। न्याय के बारे में हम बात कर चुके हैं। जो न्याय स्कूल है, न्याय स्कूल के बारे में हमने डिस्कशन किया था, जो गौतम ऋषि, वहां से न्याय स्कूल शुरू होती है। वो फाउंडर थे न्याय स्कूल के। वैशेषिका स्कूल के फाउंडर जो हैं वो ऋषि कन्नड़ है। वो बात करते हैं एटम्स के बारे में, किस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और कॉन्शियसनेस के बारे में। मीमांसा, जिनके फाउंडर हैं जेमिनी, ये बात करते हैं क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास की। वेदांता, जिसके जो फाउंडर है वो है शंकराचार्य। यहां पर भी चर्चा होती है किस तरीके से वेदास लिखे गए हैं, उनका क्या एसेंस है। सांख्य, जिनके फाउंडर हैं कपिल, यहां पर बात होती है कॉन्शियसनेस और मैटर की। और योग या योगा, जिनके फाउंडर हैं पतंजलि। पतंजलि ने भी डिस्कशन किया है मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन के बारे में। तो ये आपकी 6 स्कूल्स हो गई, जिसमें हमने डिस्कस कर दिया फिलॉसफी के बारे में। अब हम आते हैं सवालों पे, बात करेंगे हम टेकअवेज का। हमने इस चैप्टर से क्या सीखा। तो सबसे पहले आप देखिए, इस स्लाइड को पॉज करके आप खुद जवाब देने का प्रयास करें, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने जवाब लिख लिए होंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, बुद्धा एनकरेज्ड एनिमल सैक्रिफाइस। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं अहिंसा की बात बुद्धा और महावीर दोनों ने की थी। अगर एनिमल सैक्रिफाइस को एनकरेज करने वाली बात है तो इसको हम कहेंगे फॉल्स, क्योंकि बुद्धा ने अहिंसा की बात की थी। उन्होंने कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ, और कर्मास जो है आपके वो भी इंपॉर्टेंट है। जो सारनाथ है इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज द प्लेस वेयर द बुद्धा टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सही है, जो फर्स्ट सरमन था बुद्धा का वो सारनाथ में था। बोध गया में जैसे ही उनको एनलाइटनमेंट मिलती है वो सारनाथ जाके अपना फर्स्ट सरमन देते हैं। तीसरा सवाल है, बुद्धा टॉट द कर्म दैट कर्मा हैज नो इफेक्ट ऑन लाइफ्स। ये गलत है। हमने साफ साफ तरीके से देखा था कि बुद्धा ने बताया आपकी जो कर्मास हैं उससे आपकी ये वाली लाइफ और नेक्स्ट लाइफ इफेक्ट होने वाली। जो फोर्थ है वो है, बुद्धा अटेंड एनलाइटनमेंट एट बोध गया। तो ये भी सही है, पीपल के पेड़ के नीचे बुद्धा को एनलाइटनमेंट की प्राप्ति होती है। तो ये हमने चर्चा की, तमाम नए आइडियाज की, न्यू क्वेश्चंस की। आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में हम और डिस्कशंस करेंगे। इस चैप्टर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू ओनली IAS।